Good evening, students. So, this is our lecture number 21 of Bharati Sakshi Adhiniyam 2023. And in this lecture, we are going to cover section 351 BNSS that would be read with section 168 BSA. तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 168 BSA दैट वुड बी रेड विद सेक्शन 348 BNSS के डिस्कशन को कंक्लूड किया था. एंड हमने वहाँ पर क्या समझा था? हमने ये समझा था कि सेक्शन 168 के अंदर इवन दो जज साहब की पावर बहुत वाइड है इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी मटेरियल थिंग को समन कर सकते हैं 168 के अंदर. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वो किसी भी पार्टी या किसी भी विटनेस से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो उस टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट है तो. एंड द क्वेश्चन कैन बी इन एनी फॉर्म विच मीन्स दैट द क्वेश्चन कैन बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इट कैन ऑल्सो बेस्ड अपॉन इररेलेवेंट फैक्ट्स. लेकिन हमने जब इसको प्रोवाइजो के साथ पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि इवन दो हमने आपको एम्पावर तो किया कि आप इररेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर सवाल कर सकते हैं किसी से भी, किसी भी पार्टी या विटनेस से जो उस टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट है, लेकिन जो आप जजमेंट बेस करोगे वो रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड के ऊपर ही करोगे. तो हमने यहाँ पर यह भी समझा था कि 168 के अंदर जज साहब के पास किसी विटनेस को समन करने की पावर नहीं है. ठीक है. तो हमने फिर इसके रिगार्डिंग सीपीसी के प्रोविजंस को रेफर किया था एंड बीएनएसएस के प्रोविजंस को रेफर किया था. एंड हमने ये समझा कि सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में जज साहब कैसे किसी विटनेस को समन कर सकते हैं सुओ मोटो. ठीक है. तो हमने सेक्शन 348 बीएनएसएस के ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी, कई सारे केस लॉज भी कंप्लीट किए थे. तो हमने सेक्शन 348 के अंदर ये समझा कि एक विटनेस को समन किया जा सकता है या फिर रीसमन किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इधर बाय द कोर्ट, ठीक है, बाय द प्रोसिक्यूशन एंड बाय द डिफेंस. अगर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस को किसी विटनेस को समन करना है या फिर उसको रीसमन करना है तो यहाँ मतलब री एग्जामिनेशन के पर्पज से, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा. ठीक है. एंड यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन कोर्ट को हमने 348 बीएनएसएस के अंदर एक एब्सोल्यूट पावर दी है कि अगर उनको लगता है कोई पर्टिकुलर विटनेस एविडेंस कोई पर्टिकुलर विटनेस जो है बहुत मटीरियल है उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, तो वो उसको समन कर सकते हैं ऑन इट्स ओन. ठीक है. ही कैन ऑल्सो समन दैट मटीरियल विटनेस बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन मूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस, और ही कैन ऑल्सो डू दैट बाय एक्सरसाइजिंग हिज पावर ऑन हिज ओन. इज दैट क्लियर? तो हमने ये समझा था कि सेक्शन 348 बीएनएसएस के अंदर 3 प्रकार के विटनेसेस को समन किया जा सकता है. इट कैन ईदर बी प्रोसिक्यूशन विटनेस, इट कैन ईदर बी डिफेंस विटनेस और इट कैन ईदर बी कोर्ट विटनेस. ठीक है. जब कोर्ट विटनेस को बुलाया जाएगा तो सुओ मोटो आएगा, जब डिफेंस विटनेस को बुलाया जाएगा तो ये एप्लीकेशन के बेसिस पर आएगा, और प्रोसिक्यूशन विटनेस को भी हम एप्लीकेशन के बेसिस पर ही समन कर सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पर जज साहब की डिस्क्रिशन होती है किसी विटनेस को समन करना है कि नहीं करना है. इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया था चीज़ें? नाउ टुडे वी विल discuss section 168 BSA that would be read with section 351 BNSS. ठीक है. मैं आपको पहले बता देता हूँ कई सारे जजमेंट्स को कवर करना है हमें इस लेक्चर में. तो जिन जजमेंट्स में मैं सेक्शन 313 बोलूँ या सेक्शन 165 बोलूँ तो वहाँ पे आप समझ जाना, जब मैं 165 बोलूँ तो आई एम रेफरिंग टू 168 BSA एंड व्हेन आई से सेक्शन 313 तो आई एम रेफरिंग टू सेक्शन 351 BNSS. इज दैट क्लियर? ठीक है. क्योंकि जो भी जजमेंट्स आए थे वो तब आए थे जब सीआरपीसी फोर्स में था. बीएनएसएस के आने के बाद अब तक कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई नहीं है. तो जो सीआरपीसी के टाइम पर जो जजमेंट्स थे उन्हीं को ही फोर्स हम लोग बीएनएसएस और बीएसए में भी देते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ एक बार 168 पढ़ लेते हैं, देन देयर आफ्टर वील मूव टुवर्ड्स सेक्शन 313. ठीक है. सेक्शन 168 विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. What does it say? It says the judge may, discretion of the judge, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any question he considers necessary in any form at any time of any witness or of the parties about any fact, and may order the production of any document or thing, and neither the parties nor their representative shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. तो हमने ये समझा था कि 168 के अंदर जो जज साहब को पावर दी है क्वेश्चंस पुट करने की या किसी मटेरियल थिंग को समन करने की या किसी डॉक्यूमेंट को समन करने की, वो बहुत वाइड है.
ठीक है, वो इतनी वाइड है कि जज साहब किसी भी टाइम पर किसी भी फॉर्म में किसी भी विटनेस से या किसी भी पार्टी से जो उस टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जब वो किसी भी विटनेस या किसी भी पार्टी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर हो चाहे वो इररेलेवेंट फैक्ट के ऊपर हो, कोई भी पार्टी इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती कि आपने सवाल कैसे किया। अलॉन्ग विद दैट उस सवाल के जवाब देने के बाद ऑपोजिट पार्टी के पास यहाँ पर कोई राइट नहीं आएगा कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं until unless the court grants them the permission to cross examine the witness based on the question that was put by the court. Is that clear? And the answer that was given by him. Is that clear? तो बस इतना ही पार्ट अभी आप समझिए, इसके फर्दर प्रोवाइजोज में एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 168 को लूजली बस अभी आपको यहाँ तक समझ के रखना है कि 168 के अंदर जज साहब के अंदर इतनी पावर है कि वो कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल थिंग को समन कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट समन कर सकते हैं। और जब भी जज साहब ऐसा कोई ऑर्डर देंगे 168 के अंदर तो कोई भी पार्टी उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। और जब वो कोई सवाल करते हैं तो उस सवाल पे भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता। अलॉन्ग विद दैट अगर उस पर किसी विटनेस ने कोई जवाब दिया है तो ऑपोजिट पार्टी के पास कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं आएगा उसका क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। इज दैट क्लियर? until unless the court grants permission to the party to cross examine. Now, what is section 351 BNSS? That is to be read with section 313 CRPC. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोर्ट कचहरी की नॉलेज है, अगर आप कोर्ट वगैरह विजिट करते हो, आप प्रोसीडिंग्स में अपीयर हुए हो, तो आपको पता होगा कि 313 मोस्टली आपने हर जगह पे देखा होगा होते हुए। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ 313 CRPC ये क्या बोलता है, इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंस हो जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब जब चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग प्रोसिक्यूशन को इनवाइट करते हैं कि वो अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें एंड उनको प्रूफ करें। ठीक है, कैसे वो प्रोड्यूस एंड प्रूफ करेंगे, कैसे वो प्रोड्यूस एंड प्रूफ करेंगे? जैसे मान लो उन्होंने किसी विटनेस को बुलाया, ठीक है, विटनेस की टेस्टिमनी को कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया, उसका एग्जामिनेशन हुआ, उसका पहले चीफ हुआ, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ एंड जो उसकी टेस्टिमनी है वो कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई। देन देयर आफ्टर जो अपोजिट पार्टी है उसके पास एक राइट आ गया कि वो चीफ करने के बाद उसका क्रॉस कर सकता है। तो अपोजिट पार्टी ने उसका क्रॉस किया। अब सपोज क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद जो विटनेस है उसकी जो टेस्टिमनी थी, जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, वो डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है, हिज क्रेडिबिलिटी वॉज नॉट डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, द credibility of the witness was not disturbed or destroyed because of the cross examination conducted by the adverse party. ठीक है, अब जब उसकी credibility पर कोई आंच नहीं आई, ठीक है, तो उसने जो भी टेस्टिमनी दिया होगा, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा रिगार्डिंग अ प्रूफ ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर विटनेस की जो टेस्टिमनी है इट हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है, देखिए आप एविडेंसेस किस चीज़ के लिए देते हो? आप एविडेंसेस देते हो टू प्रूव अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब जब आप किसी विटनेस को कोर्ट में बुला रहे हो उसकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का एविडेंस है, दैट इज ओरल एविडेंस। ठीक है, ये क्या है? ये एक ओरल एविडेंस है। तो आप ओरल एविडेंस दे के किसी रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हो। अब आपने ये प्रयास किया एंड जब वो पर्टिकुलर विटनेस का क्रॉस हो गया, तो क्रॉस होने के बाद जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? यहाँ पर ये मानेंगे कि वो पर्टिकुलर विटनेस जो है जिसने आके ओरल एविडेंस कोर्ट में दिया है उसने किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि दैट पर्टिकुलर विटनेस हैज प्रूव दैट रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। समझ में आ गया आपको? नाउ सेक्शन 351 BNSS क्या है ये समझते हैं। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है। यहाँ पे हमने प्रोसिक्यूशन को इनवाइट किया कि आप अपने एविडेंसेस को दीजिए। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। फिर जब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका स्टेज आएगा सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का। ठीक है, एंड इससे पहले आपका स्टेज जो चलेगा वो चलेगा सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है, एंड इसके बाद आपका डिफेंस एविडेंस आएगा, फिर आपका जजमेंट आएगा एंड फिर होगा सेंटेंस हियरिंग।
अगर जजमेंट में द एक्यूज वॉज फाउंड गिल्टी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ तो क्या होता है सेक्शन 351 बीएनएसएस, क्या है पर्पस सेक्शन 351 बीएनएसएस का, क्या है पर्पस सेक्शन 313 सीआरपीसी का। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोविजन को इनैक्ट किया गया है ताकि कोर्ट और एक्यूज्ड के बीच में एक डायरेक्ट डायलॉग हो सके, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शन 313 सीआरपीसी इज टू हैव अ डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट डायलॉग किस चीज का है, देखिए मेरी बात को ध्यान समझिए। डायरेक्ट डायलॉग की जब हम लोग बात करते हैं तो वी रेफर टू सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्लॉज ए के अंदर डायरेक्ट डायलॉग नहीं है, क्लॉज बी के अंदर डायरेक्ट डायलॉग है, ठीक है। अभी डायरेक्ट डायलॉग क्या है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस किया एंड ड्यूली अपने एविडेंसेस को उन्होंने कोर्ट में प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने अपने एविडेंसेस को प्रूव कर दिया तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक बार एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दें कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके रिगार्डिंग द रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट एंड इशू विच हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। दैट्स द पर्पस ऑफ सेक्शन 351 बीएनएसएस और सेक्शन 313 सीआरपीसी, ठीक है। कि हम एक्यूज्ड को एक राइट दे रहे हैं, हम यहां पर एक स्टैट्यूटरी राइट एक्यूज को दे रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि जो भी एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में प्रूव हो गए हैं उनको एक्सप्लेन करने का, पर्सनली एक्सप्लेन करने का एक राइट एक्यूज्ड के पास हो। अब यहां पर जो उसका वकील है एक्यूज्ड का, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। यहां पे एकदम डायरेक्ट डायलॉग होगा कोर्ट यानी कि जज और एक्यूज्ड के बीच में। जज साहब उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो जवाब देगा, ये पूरा चलेगा। यहाँ पे वकील कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ पे सिर्फ जो एक्यूज्ड है उसी को बोलना है जो भी सवाल जज साहब उससे पूछेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी पर्पस क्या है, लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है। लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि हम एक्यूज्ड को एक मौका देना चाहते हैं कि जब उसके अगेंस्ट में किसी एविडेंस को प्रूव कर दिया गया है कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके कि यहाँ पर जो ये एविडेंस है, ये जो भी है लाइक ये मेरे अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वो क्लैरिटी दे सके कोर्ट को कि यहाँ पर ये बंदा जो बात समझा रहा है ये बात ऐसे नहीं हुई थी, ये बात ऐसे हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक विटनेस को बुलाया गया एंड ही सेड मैंने ये देखा कि एक्यूज्ड ए ने बी का मर्डर कॉज किया है, ठीक है। उसने बोला कि मैंने एक्यूज्ड ए को बी का मर्डर कॉज करते हुए देखा है। अब यहाँ पर हम ए को मौका देंगे कि आप एक बार एक्सप्लेन करिए कि यहाँ पर सी क्या कह रहा है, विटनेस क्या कह रहा है। तो ए बोलेगा मैंने बी का मर्डर कॉज नहीं किया है, मैं तो एक नकली चाकू लेके खड़ा था और मुझे लगा वो नकली चाकू है। बी जैसे ही मेरे से गले मिलने आया तो वो चाकू उसके अंदर घुस गया, बट मुझे लग रहा था कि वो नकली चाकू है। तो यहाँ पे उसको हम पर्सनली एक्सप्लेन करने का एक मौका दे रहे हैं कि वो पर्सनली समझा सके कोर्ट को कि जो भी एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में प्रूव किया जा रहा है वो एविडेंसेस जो हैं वो किन सर्कमस्टेंसेस में अकर हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो लाइक फॉर एग्जाम्पल चलिए इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं 351 के। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पावर टू एग्जामिन एक्यूज्ड इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट। अब यहाँ तक समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम एक्यूज्ड को एक राइट दे रहे हैं कि ही कैन पर्सनली एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस जो कि एविडेंस में उसके अगेंस्ट में अपीयर हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक विटनेस सी है, ही केम टू द कोर्ट एंड ही सेड कि मैंने ए को बी का मर्डर कॉज करते हुए देखा था, ठीक है। हाँ, सी कोर्ट में आया एंड ही सेड आई सॉ ए कमिटिंग मर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, उसने बोला कि मैंने ऐसे देखा कि बी जो है वो ए से गले मिलने आ रहा था और तभी ए ने उसको चाकू मार दिया। अब ए फिर अब जब यहां पर ए है, ठीक है, इससे जज साहब सवाल करेंगे एंड पूछेंगे, ठीक है, कि एक बार ये एक्सप्लेन करो कि जो एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट में दिया जा रहा है क्या तुम पर्सनली एक्सप्लेन कर सकते हो कि उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस क्या थे। तो ए बताएगा कि मेरे हाथ में नकली चाकू था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में नकली चाकू था और मैं बस बी के साथ एक प्रैंक करना चाहता था कि लाइक जैसे वो मेरे से मिलने आए मैं नकली चाकू उसके पेट में घुसा दूं और उसको डरा दूं, ठीक है। बट पता नहीं किसने नकली चाकू को असली चाकू से रिप्लेस कर दिया, मुझे नहीं पता ये चीज़। तो ऐसे लाइक सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी हम सेक्शन 313 के अंदर 351 बीएनएसएस के अंदर एक्यूज को दे रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगेन इसको पढ़ते हैं। इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस
of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in evidence against him, the court, अब आगे पढ़ते हैं, may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary. यहां पे जो टर्म आप मे एट एनी स्टेज पढ़ रहे हो ना, दैट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डिफेंस एविडेंस. क्यों यहां पर डिफेंस एविडेंस से पहले? देखिए यहां पर ये कह रहा है जब भी हम क्लॉज ए और क्लॉज बी को पढ़ेंगे तो इसको सबसेक्शन 1 के साथ पढ़ेंगे. तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो भी एविडेंसेस आपके अगेंस्ट में अपीयर हो रहे हैं आप उसको पर्सनली एक्सप्लेन करो. ठीक है. क्लॉज ए ये कहता है कि जज साहब किसी भी स्टेज पर बिना एक्यूज को प्रीवियसली वॉर्न किए कोई भी सवाल उस पर पुट कर सकते हैं जो उनको लगता है कि नेसेसरी है. ठीक है. कंसीडर्स नेसेसरी का मतलब यहां पर यही है कि जो एविडेंसेस एक्यूज के अगेंस्ट में प्रूव कर दिए गए हैं सिर्फ उसी के रिगार्डिंग कोर्ट सवाल पूछ सकता है. ठीक है. अब यहां पर क्या कह रहा है? मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर्स नेसेसरी. तो मैंने ये क्यों बोला कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर डिफेंस एविडेंस से पहले होगा? बिकॉज प्रोसिक्यूशन एविडेंस के टाइम पर ही तो एविडेंसेस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में दिए जाएंगे, है कि नहीं? क्या डिफेंस एविडेंस के टाइम पर एक्यूज्ड अपने अगेंस्ट में कोई एविडेंस देगा? नहीं देगा. वो तो अपने फेवर में एविडेंस देगा ना. तो वहां पर देयर विल बी नो एविडेंस दैट विल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ओनली एट द स्टेज ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस विल बी फर्निश्ड in order to prove the circumstances against the accused. Is that clear? तो may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary. ठीक है. नेसेसरी. तो अगर हम इसको पार्ट सबसेक्शन 1 के साथ पढ़ते तो क्या लिखा है यहाँ पर? enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. तो जहां पर भी कोई ऐसा एविडेंस दिया जाएगा जो कि एक्यूज के अगेंस्ट में है वहां पर क्लॉज ए के अंदर जज साहब अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक्यूज से कोई भी सवाल कर सकते हैं. ठीक है. ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि भैया तुम एक्सप्लेन करो कि किन सर्कमस्टेंसेस में ये एविडेंसेस एक्रू हुए हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब क्लॉज बी पे आते हैं. शैल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन examined and before he is called on for his defense question him generally on the case. अब यहां पर क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी ये कहता है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज खत्म हो जाएगा. ठीक है. यहां पे मान लो प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज खत्म हो गया तो इस बीच में सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का स्टेज आएगा. ठीक है. और ये दिस इज मैंडेटरी. अगर आप क्लॉज ए को देखेंगे तो वहां पर लिखा है मे, मतलब जज साहब के पास डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज को मौका दे भी सकते हैं टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस विच हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और वो नहीं भी दे सकते. ठीक है. मतलब उसके रिगार्डिंग उसे सवाल जवाब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. लेकिन क्लॉज बी ये कहता है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज खत्म हो जाएगा और जो एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, उन एविडेंसेस के रिगार्डिंग क्या सर्कमस्टेंसेस था उस पर कोर्ट एक्यूज से क्वेश्चन कर सकता है. दिस इज व्हाट क्लॉज बी इज सेइंग. क्या लिखा है? शैल, बिकॉज इट इज नाउ मैंडेटरी आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस. जनरली ऑन द केस का मतलब यहां पर क्या है? जनरली ऑन द केस का मतलब यहां पर सिर्फ यही है कि कोर्ट सिर्फ वही क्वेश्चन एक्यूज से पूछेंगे. ठीक है. उन्हीं एविडेंसेस के ऊपर कोर्ट क्वेश्चन करेगा एक्यूज से, द एविडेंसेस विच अपीयर्स अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ठीक है. दिस मीन्स द क्वेश्चन विल बी फोकस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. समझ में आ गया आपको? ठीक है. अच्छा, अब यहां पे टर्म तो लिखा है जनरली ऑन द केस. यहां पे ये भी तो लिख सकते थे कि द कोर्ट कैन क्वेश्चन अपॉन द रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. देखिए, ये नहीं लिखा गया. इसका पर्पस ये है कि जब भी हम क्लॉज ए एंड क्लॉज बी को पढ़ते हैं तो इसको हमेशा पैरेंट क्लॉज के साथ पढ़ते हैं, दैट इज सबसेक्शन 1. दिस इज द पैरेंट क्लॉज. इसके साथ में ही हम क्लॉज ए एंड बी को पढ़ते हैं. तो क्लॉज 1 यहां पर क्या कह रहा है कि क्लॉज 1 ये कह रहा है कि हम एक्यूज्ड को एक राइट दे रहे हैं, हम उसको इनेबल कर रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं कि वो एक्सप्लेन कर सके, पर्सनली एक्सप्लेन कर सके एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, एनी ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स विच हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. रेलेवेंट फैक्ट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस. तो यहां पे जो सर्कमस्टेंसेस हैं,
circumstances appearing in the evidence against the accused. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? relevant facts duly proved. Is that clear? ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको. In every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstance appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary. ठीक है, तो बिना कोई वार्निंग दिए जज साहब उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट्स विच हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. क्लॉज बी, अगर आप क्लॉज ए के अंदर एंटर नहीं किए हो, देखो ध्यान से मेरी बात को समझिए, अगर आप क्लॉज ए में एंटर कर गए हो तो आपको क्लॉज बी में एंटर करने की आवश्यकता नहीं है. अगर मान लो जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड हुए थे उसके अगेंस्ट में आपने एक्यूज को अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर ही. ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तब आप क्लॉज बी में एंटर करोगे. देन इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर यू कि आपको एक बार एक्यूज को मौका देना है कि वो एक्सप्लेन करे कि भैया आप एक्सप्लेन करो कि आपके अगेंस्ट में जो एविडेंसेस ये प्रूव हो गए हैं ये किन सर्कमस्टेंसेस में अकर हुए थे. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके, तो यहां पर हम कहते हैं सेक्शन 351 को डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें. अच्छा, एक सवाल और. मान लीजिए सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी या क्लॉज ए के अंदर कोर्ट ने एक्यूज्ड को पर्सनली एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, या फिर उन्होंने बेसिकली 351 का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं किया. तो क्या अगर 351 में आप एंटर नहीं करते हो आफ्टर द एंड ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो वुड दैट विशिएट द ट्रायल? क्या वो ट्रायल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा? लाइक ये बड़ा अजीब शब्द है. ठीक है, हाँ, तो क्या वो ट्रायल को पूरी तरह से खत्म करवा देगा? लाइक ऐसा हो जाएगा कि दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन? द आंसर इज येस एंड नो बोथ. ठीक है, मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, दैट इज सेक्शन 511 BNSS. उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको बोला गया है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर आपको बताया गया जिससे आपको कंप्लाई करना है, अगर आप उस प्रोसीजर से कंप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, तो हम पहले ये चेक करेंगे हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या एक्यूज्ड को उस प्रोसीजर से कंप्लाई नहीं करने की वजह से अपने एविडेंसेस देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है. अगर उसको कोई अपने एविडेंसेस देने में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पे हम ट्रायल को विशिएट कर देंगे. तो अगेन जो 351 है इट इज टू बी रेड विद सेक्शन 511 BNSS. ठीक है, तो अगर आपने 351 BNSS के अंदर डायरेक्ट डायलॉग नहीं कंडक्ट किया है, ठीक है, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या इस वजह से एक्यूज जो है उसको अपने एविडेंस देने में कोई भी प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है. और अगर प्रॉब्लम आई है तो वहां पर हम मानेंगे दैट द ट्रायल इज विशिएटेड. बट अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो बिना 351 के डायरेक्ट डायलॉग के भी ट्रायल को कंक्लूड किया जा सकता है एंड फर्दर इस पर कोई भी क्वेश्चन रेज किया नहीं जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द प्रोवाइजो. फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट इन अ समन्स केस वेयर द कोर्ट has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with the examination under clause B. देखिए, as per, क्योंकि मैं सारा पाठ हटा देता हूं, एक सेकेंड जस्ट. यस, वेयर वर वी? हाँ, देखिए, इसका जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि एक समन्स केस में अगर एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया, मतलब उसको कह दिया गया है कि आप कोर्ट में मत आइए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का डायरेक्ट डायलॉग है उससे भी डिस्पेंस किया जा सकता है. ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक्यूज के पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया है उसके बाद भी आप उसको बुला के 351 का एग्जामिनेशन करिए. अगर ये एक समन्स केस है और आपने एक्यूज की पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दिया है तो उस पर्टिकुलर केस में, समन्स केस में, आप 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का जो पर्सनल एग्जामिनेशन है उससे भी डिस्पेंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सेक्शन 228 BNSS इट एम्पावर्स द कोर्ट टू डिस्पेंस
dispense with the personal attendance of the accused. ठीक है. Section 228 BNSS empowers the court to dispense with the personal attendance of the accused, and Section 308 BNSS states that it is the right of the accused that all the evidences must be taken in his presence. ठीक है. हाँ, 308 BNSS ये कहता है, जनरल रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई एविडेंस लोगे तो वो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही लोगे. ठीक है. 228 BNSS कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एक्यूज के पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है. ठीक है. अब वो कब करते हैं मैं आपको बताता हूँ. मान लो जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो कोर्ट में वो प्रोसीडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपरली प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट नहीं किया जा पा रहा, तो कोर्ट वहाँ पर क्या करेगी, उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस ऑफ कर देगी. ठीक है. तो 308 जनरल रूल है, 228 इसका एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. नाउ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि अगर समन्स केस है और हम 228 के अंदर एंटर कर गए हैं, तो उसमें एंटर करने के बाद हम चाहें तो 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की जो पर्सनल एग्जामिनेशन है, जो डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड, उससे भी डिस्पेंस कर सकते हैं. बट अगर मान लो वारंट केस है, ठीक है, या फिर मान लो कोई सेशंस ट्रायल है, तो वहां पर जो ये 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का जो डायरेक्ट डायलॉग है, इससे आप डिस्पेंस ऑफ नहीं करोगे, आप उसकी पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दोगे. ठीक है. लेकिन जब आपकी डेट लगेगी, जब भी मतलब ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज कंप्लीट हो जाएगा एंड 351 में आपको एंटर करना होगा, तो उस दिन आप एक्यूज को कोर्ट में बुलाओगे एंड उसके साथ डायरेक्ट डायलॉग कंडक्ट करोगे. ये जो एक्सेप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ समन्स केस में अप्लाई होता है, क्योंकि समन्स केस जो है वो उतने सीरियस नहीं होते. एंड लाइक आपको पता ही होगा कि समन्स और वारंट केस में क्या डिफरेंस होता है. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज X, summons case are such जहाँ पर कि the prescribed punishment of the offense is less than 2 years. And warrant cases हम किसे कहते हैं? As per section 2 clause Z, warrant cases are such जहाँ पे the punishment for the prescribed offense is more than 2 years. ठीक है. तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस है और यहां पर कोर्ट सेक्शन 228 के अंदर एंटर किया है, तो वहां पर वो सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर का जो एग्जामिनेशन है उसको भी डिस्पेंस कर सकता है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ठीक है. ऑल्सो एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि सेक्शन 228 का जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी सेपरेट. मतलब एक सेपरेट ऑर्डर से कोर्ट जो है वो एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस करेगी, एंड बाय अ सेपरेट ऑर्डर दैट विल बी पास्ड अंडर सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो द कोर्ट विल डिस्पेंस विद द डायरेक्ट डायलॉग ऑल्सो. यहां पे ये ध्यान रखना कि एक ही ऑर्डर में आप एक्यूज के पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस नहीं करोगे और 351 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो का जो यहां पर है ये वाले चीज में भी एंटर नहीं करोगे. आपको दोनों के लिए एक सेपरेट ऑर्डर पास करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा. एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं शुरू से. इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेज अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, द कोर्ट मे at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल करने से पहले जो कोर्ट है वो एक्यूज्ड को वार्न नहीं करेगा कि भैया देखो हम तुमसे सवाल करने वाले हैं एंड बी प्रिपेयर, तुम्हें इसका जवाब देना है. ठीक है. बिना वार्निंग के वो कोई भी सवाल कर सकते हैं. सवाल किस नेचर का होगा? सवाल इस नेचर का होगा कि जो एविडेंसेस एक्यूज के अगेंस्ट में प्रूफ कर दिए गए हैं उसको पर्सनली एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी उस सवाल से हम देंगे एक्यूज्ड को. ठीक है. क्लॉज बी जो है वो ये कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद इट इज मैंडेटरी अपॉन द कोर्ट कि वो एक डायरेक्ट डायलॉग कंडक्ट करे बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड, जहां पर हम एक्यूज को मौका दे कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके द सर्कमस्टेंसेस प्रूव्ड अगेंस्ट हिम.
और द सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। इज दैट क्लियर? फिर हमने प्रोवाइजो में ये पढ़ा कि अगर एक समन्स केस है और समन्स केस में सेक्शन 228 के अंदर कोर्ट ने एक्यूज की पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दिया है, तो वो साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जो 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो डायरेक्ट डायलॉग है उसको भी डिस्पेंस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ अब एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, इसका जवाब मेरे ख्याल से शायद आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा। सवाल मेरा ये है कि हम सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर कोर्ट को एम्पावर कर रहे हैं कि दे कैन पुट क्वेश्चंस एट एनी स्टेज, ठीक है। बट ये सेम पावर तो हमें सेक्शन 168 बीएसए के अंदर भी मिली थी, है कि नहीं? 168 बीएसए के अंदर भी तो हमने कोर्ट को एम्पावर करके रखा है ना कि वो कोई भी सवाल कर सकते हैं किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस से, ठीक है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर जो पावर जज साहब के पास 168 के अंदर पहले ही अवेलेबल है, वो पावर हमने अगेन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर जज साहब को क्यों दी है? सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है, कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए, ध्यान समझिए, 168 बीएसए का जो पावर है ना जज साहब के पास, वो एक्सरसाइज करते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव अ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स। जब कोई रेलेवेंट फैक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उसको प्रूव किया जाता है, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए जो जज साहब है वो 168 के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो विटनेस ए है, उसने ये बोला कि मैंने मर्डर होते हुए देखा था एंड एट दैट टाइम आई वाज स्टैंडिंग नियर द टेम्पल, ठीक है, विटनेस ने ये बोला। तो अब उसने बोला कि मैं टेम्पल के पास खड़ा था, तो 168 के अंदर जो जज साहब है वो उससे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं उस विटनेस से। वो मांग सकते हैं कि तुम क्या बता सकते हो कि तुम किस टेम्पल के पास खड़े थे, उस टेम्पल का नाम जानते हो या एरिया जानते हो, कुछ भी, किस एरिया में वो टेम्पल सिचुएटेड है या उस टेम्पल का क्या नाम है, कुछ भी तुम जानते हो। ये सवाल 168 के अंदर वो कर सकते हैं, लेकिन वो 351 के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये विटनेस से सवाल कर रहे हैं। 351 के अंदर जो सवाल है वो एक्यूज से किया जाएगा, ठीक है। तो 168 की जो पावर है वो बहुत वाइड है और 351 की जो पावर है वो बहुत ही नैरो है, ठीक है। 351 के अंदर हम एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके जो सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट में अपीयर हो रहे हैं थ्रू द एविडेंसेस, ठीक है। लेकिन 168 के अंदर जो पावर है बहुत वाइड है, वहां पे हम एक्यूज को लेके एक जनरल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि वो एविडेंसेस जो उसके अगेंस्ट में अपीयर हो रहे हैं उसको पर्सनली एक्सप्लेन करें। हम रेदर 168 के अंदर क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट एंड इशू, कि अगर कोई भी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा रहा है, किसी भी फैक्ट एंड इशू को प्रूव किया जा रहा है, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग कोर्ट जज साहब जो है वो 168 के अंदर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। लेकिन 351 के अंदर वो क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, वो डायरेक्टली यहां पर एक पर्सनल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्सप्लेन करने का। समझ में आ गया आपको? ये इसके बीच में एक प्राइमरी डिफरेंस है। अभी लाइक इसके सारे डिफरेंसेस को हम लोग कवर करेंगे, पहले बाकी सबसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड व्हेन इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब 351 की एग्जामिनेशन होगी, जहां पर कोर्ट पर्सनली एग्जामिन करेंगे एक्यूज्ड को ताकि वो एक्सप्लेन कर सके द सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम इन द एविडेंसेस, ठीक है, तो वहां पर ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ओथ पर नहीं होगा, ठीक है, नॉट ऑन ओथ, ठीक है। ओथ पर ये नहीं होगा। क्यों ओथ पर नहीं होगा, मैं आपको आपको जवाब देता हूं, ठीक है। पहली चीज, अगर ओथ पर हमने एक्यूज्ड का 351 का एग्जामिनेशन किया तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि एक्यूज जो भी बयान देगा उसके लिए ही कैन फेस रेपरकशन। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर वो इफ द एक्यूज लाइड अंडर सेक्शन 351, इफ द एक्यूज्ड लाइड अंडर सेक्शन 351, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ही विल हैव टू फेस अकाउंटेबिलिटी अंडर बीएनएसएस फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, दैट इज सेक्शन 227, ठीक है। अगर 351 में हम उसको ओथ एडमिनिस्टर कर देंगे तो क्या होगा, अगर वो कुछ भी झूठ बोलेगा, कोई भी सवाल का झूठा जवाब देगा, तो सेक्शन 227 बीएनएस के अंदर उसके अगेंस्ट में हम प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको ओथ एडमिनिस्टर किया जाता है
स्टेटमेंट देने से पहले, और बाद में आपका स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाए, तो यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 227 BNSS फॉर फर्निशिंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो इसलिए हम ओथ नहीं दे रहे हैं एक्यूज्ड को, ताकि जो उसके स्टेटमेंट्स की स्पॉन्टेनिटी है ना वो मेंटेन रहे, ताकि उसके अंदर कोई फियर ना रहे। हमें उसके अंदर कोई फियर नहीं पैदा करना है, ये उसका राइट है कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके। अगर हम उसके अंदर एक फियर पैदा कर देंगे कि भाई कुछ भी तुमने इधर उधर का बोला, तुम्हारे अगेंस्ट में हम केस इंस्टीट्यूट कर देंगे, तो भाई वो बंदे का जब फियर में बोलेगा तो स्पॉन्टेनिटी लॉस हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी स्पॉन्टेनिटी, एंड जो पर्पस है 351 का वही डिफीट हो जाएगा। कि पर्पस क्या है, हम एक्यूज को एक राइट दे रहे हैं कि वो पर्सनली एक्सप्लेन करे। आपने ओथ एडमिनिस्टर कर दिया तो वो प्रॉपरली फ्रीली कैसे एक्सप्लेन करेगा सर्कमस्टेंसेस को। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा ये है कि अगर हमने ओथ एडमिनिस्टर करवा दिया एक्यूज को, तो इससे क्या होगा, इससे एक और प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि जो एडवर्स पार्टी है दे विल गेट अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन, and again if they get a right to cross examine it will defeat the purpose of section 351 BNSS। ठीक है, तो सेक्शन 351 BNSS का जो पर्पस है वो अगेन डिफीट हो जाएगा अगर हमने यहां पर ऑपोजिट पार्टी को एक राइट दे दिया, हमने अगर वहां पर ओथ एडमिनिस्टर कर दिया एक्यूज को अंडर 351 बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज देन द ऑपोजिट पार्टी विल हैव a right to conduct the cross examination। ठीक है, and that will defeat the purpose of section 351। along with that एक और यहाँ पर राइट, ये एक और चीज़ यहाँ पर कवर्ड ये है कि हम ओथ क्यों नहीं एडमिनिस्टर करते, बिकॉज इससे ये भी हो जाएगा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का ही वॉयलेशन हो जाएगा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर मान लो एक्यूज्ड को किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, या फिर एक्यूज्ड किसी सवाल का झूठा जवाब देता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन द मोमेंट ओथ इज एडमिनिस्टर्ड तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन आ जाएगा, दैट इज लाइक कि द एक्यूज्ड हैज बीन मेड अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इज दैट क्लियर? सो इन सब रीजंस की वजह से पहला क्या कि स्पॉन्टेनिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि हमें दूसरे पार्टी को राइट नहीं देना है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके। तीसरा ये कि ये एक राइट एक्यूज्ड का है तो हम उसके अगेंस्ट में उसको यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्लॉज 3, द एक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चंस और बाय गिविंग फॉल्स आंसर्स टू देम। ठीक है, अगर एक्यूज किसी सवाल का जवाब नहीं देता है या फिर वो किसी सवाल का जवाब अगर गलत देता है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 168 तो वहां पर यह लिखा हुआ था कि जज साहब जब भी कोई सवाल करेंगे तो इट इज मैंडेटरी अपॉन द पर्सन टू हुम द क्वेश्चन वाज पुट, ही हैज टू मैंडेटरली आंसर द क्वेश्चन, he cannot refuse to answer under 168, but under section 313 the accused he can refuse to answer the question। is that clear? clause 4 पे आते हैं। the answers given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to show he has committed। so section 313 सेक्शन 351 सबसेक्शन 4 जो है ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि जो पर्टिकुलर आंसर्स एक्यूज देगा इन द डायरेक्ट डायलॉग वो सिर्फ हम उसी इंक्वायरी और ट्रायल में कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द आंसर्स गिवन बाय द एक्यूज मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी इनटू और ट्रायल फॉर एनी अदर ऑफेंस व्हिच such answers may tend to show he has committed। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, देखिए क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि जो पर्टिकुलर ट्रायल में हमने 351 के एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया है वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा कि हम खाली उस स्टेटमेंट को कंसिडरेशन में लेंगे। अब कंसिडरेशन में लेने का मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को प्रूव कर देगा, ठीक है, और जब डायरेक्ट डायलॉग हो जाएगा और जब डिफेंस भी अपने एविडेंसेस को फर्निश कर देगा कोर्ट में, तो उसके बाद जब हम चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जब हम चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो हम 351 की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कोई गैप है, ठीक है, एंड दैट गैप कैन बी फिल्ड बाय सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 स्टेटमेंट। ठीक है,
तो वहां पर हम उस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। टेकन इनटू कंसिडरेशन का मतलब यहां पर सिर्फ यही है कि यहां पर जो ये स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्यूज्ड का, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, rather it is an indicative और मेक वेट एविडेंस। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज इंडिकेटिव एंड मेक वेट एविडेंस। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अगर कोई गैप है तो हम 351 की स्टेटमेंट को यूज करेंगे उस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लो कई सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को एक्यूज के अगेंस्ट में प्रूव कर दिया गया, ठीक है, बट अभी भी उसमें कुछ गैप है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम सेक्शन 351 के स्टेटमेंट को यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू विच हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। क्या मतलब हुआ कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रहा है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा रेलेवेंट फैक्ट को, वो रेदर उसके सपोर्ट में है, मतलब उनके प्रूविंग में सपोर्ट में है, तब हम इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है रेलेवेंट फैक्ट्स व्हिच हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड, तो हम इसको ऑल टुगेदर यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ तभी 351 के स्टेटमेंट को यूज करेंगे जब ये रेलेवेंट फैक्ट्स यानी चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंप्लीट करने में इसकी आवश्यकता हो। ठीक है, और वो भी तब जब वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इन कॉन्सोनेंस with the relevant facts of fact and issue duly proved. But if suppose ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो यहां पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को देंगे एंड इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पे ईदर द 351 स्टेटमेंट विल गो ऑन टू fill the gap of circumstantial evidence, ठीक है, और इट विल वाइडन द गैप। ठीक है, अब या तो ये गैप को फिल करके एक्यूज को कन्विक्ट करवाएगा, या तो ये गैप को वाइडन करके एक्यूज को एक्विटल प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट को डिफेंस भी यूज कर सकता है, कोर्ट भी यूज कर सकता है एंड प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है। तो अगर प्रोसिक्यूशन ने चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंप्लीट करने का प्रयास किया बट हुआ नहीं उनसे, तो कोर्ट चेक करेगा कि 351 का स्टेटमेंट इफ इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड, ठीक है, और फिर वो उसके गैप को फिल कर सकता है, तो कोर्ट उसको गैप को फिल करके एक्यूज्ड को कन्विक्ट करेगा। लेकिन अगर 351 का स्टेटमेंट जो गैप है उसको वाइडन कर रहा है, तो वहां पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हम एक्यूज को प्रोवाइड करेंगे एंड इसके बेसिस पर उसको एक्विटल दे देंगे। लेकिन इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इसमें जो इसका सेकेंड पार्ट है वो ये कहता है कि हम उस पर्टिकुलर ट्रायल में इन स्टेटमेंट्स को खाली एज ए कंसिडरेशन लेंगे, यानी कि हम इसको खाली यूज करेंगे फॉर ईदर द पर्पज ऑफ फिलिंग द गैप ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और वाइडनिंग द गैप ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। लेकिन अगर कोई और इंक्वायरी और ट्रायल है तो वहां पर ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगा, ठीक है, एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, हम इसको एक्यूज्ड के प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे किसी और इंक्वायरी और ट्रायल में, बट उस पर्टिकुलर ट्रायल में हम इस स्टेटमेंट का खाली सिर्फ एक यूज करेंगे एंड दैट इज ईदर टू वाइडन द गैप और टू फिल द गैप ऑफ चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, बट जब कोई और इंक्वायरी और ट्रायल है तो वहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बिकॉज दिस इज द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड व्हिच इज द relevant fact. Is that clear? Is that clear? Previous conduct, subsequent conduct, ठीक है, and contemporaneous conduct of the accused while committing the offense is relevant. ये आप ध्यान रखिएगा, ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जल्दी हम लोग relevant fact के डिस्कशन को शुरू करने वाले हैं। बस इसके बाद हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस करना है एंड देन देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट विद relevant facts. ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। दोबारा इसको पढ़ते, द आंसर्स गिवन बाय द एक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, अगर मान लो चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट हो जा रही है बिना 351 के स्टेटमेंट पे रिलाय किए हुए, तो हम इस पे रिलाय नहीं करेंगे। बट अगर हमें जरूरत पड़ रहा है, आगे पढ़ते हैं, मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम in any other inquiry into a trial for any other offense with such answers may tend to show he has committed. ठीक है, तो अगर 351 का स्टेटमेंट है तो उस पर्टिकुलर ट्रायल या इंक्वायरी में इसको यूज करेंगे गैप को वाइडन करने के लिए या तो गैप को फिल करने के लिए। बट अगर कोई और इंक्वायरी और ट्रायल है तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं एज एन एविडेंस ईदर इन द फेवर ऑफ द एक्यूज्ड और
against the accused. Is that clear? Okay. Now, clause 5. The court may, again discretion, may take help of prosecutor and defense counsel in preparing relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर कैसे सवाल कोर्ट को एक्यूज से करने हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस. इसके लिए वो असिस्टेंस ले सकते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एंड डिफेंस काउंसिल का. बेसिकली दे विल सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट इन द कोर्ट, जहां पर लाइक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है वो कोर्ट को बताएगा कि ये सवाल जो है ये आपको एक्यूज से पूछने चाहिए, एंड डिफेंस काउंसिल यहां पर क्या करेगा, इन सवालों का जवाब दे देगा अपने रिटन स्टेटमेंट में. देख क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट में टेक हेल्प of prosecutor and defense counsel in preparing relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section. अब अगेन आप सेक्शन 351 सबसेक्शन 5 को अगर देखते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सबसेक्शन ऐड किया गया था बाय द 2009 अमेंडमेंट इन सीआरपीसी. ठीक है, ये पहले नहीं था, ये सीआरपीसी में ऐड किया गया था 2009 के अमेंडमेंट से. नाउ आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. पहला पार्ट इसका ये कहता है कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल की असिस्टेंस ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस. ठीक है. सेकंड यहां से हम लोग पढ़ेंगे आगे, द कोर्ट में परमिट फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड एज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है, यहां पर दो पार्ट में, पहला ये है कि कोर्ट जो है वो असिस्टेंस ले सकता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एंड डिफेंस काउंसिल का फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस. अलॉन्ग विद दैट कोर्ट अगर चाहे तो डायरेक्ट डायलॉग करने के बजाय वो क्या कर सकता है, वो डिफेंस काउंसिल को अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दो और उसमें सारे सवालों के जवाब डाल दो. इज दैट क्लियर? नाउ अब आपको एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसकी वजह से जो प्राइमरी पर्पस है सेक्शन 351 का वो डिफीट नहीं हो जा रहा, कि हम एक्यूज्ड को एक पर्सनल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम इन द एविडेंस? Isn't this particular provision is defeating the purpose of section 351? The answer is no. ठीक है, पहली बात तो ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट तो कोर्ट को हेल्प कर रहा है इन टेकिंग द असिस्टेंस टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन. देखिए अब कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, उनके लिए आसान नहीं होता है कि सारे केसेस के जितने फैक्ट्स हैं वो उनको याद रहें. अब जब उनको फैक्ट्स अच्छे से नहीं पता होंगे तो वो कैसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे? अगर मान लो कोई बहुत ही सीरियस मैटर है लाइक मर्डर और रेप का ऑफेंस है, ठीक है, और वहां पे उनको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं एंड एक्यूज को पुट करने हैं, तो वहां पे इट वुड बी बेटर कि दैट द कोर्ट टेक द असिस्टेंस ऑफ द काउंसिल्स. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूं, ये जो 351 का जो यहां पर एग्जामिनेशन है ना, ये बहुत ही रूटीन मैनर में होता है. जनरली आपको बता रहा हूं बहुत ही रूटीन मैनर में होता है. कोर्ट ना कोई बहुत ही सब्सटेंटिव सवाल नहीं पूछता है एक्यूज से, एक बहुत ही रूटीन मैनर में पूछ देता है कि भैया आपने ये किया है कि नहीं किया है, वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया है. ठीक है, अच्छा आप उस जगह पे प्रेजेंट थे कि नहीं प्रेजेंट थे, कहता है नहीं मैं प्रेजेंट नहीं था. तो बहुत ही रूटीन मैनर में होता है, लाइक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एक्यूज को हम नहीं देते हैं कि वो सारे सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करे कोर्ट के सामने, एंड अलॉन्ग विद दैट कोर्ट भी जो है वो सारे इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस को भी एक्यूज के सामने पुटअप नहीं करता है. तो इफ इन द केस, देखो पहली बात तो यहाँ पे डिस्क्रिशन है. ठीक है, कोर्ट अगर चाहे तो अभी भी डायरेक्ट डायलॉग कर सकता है, हमने मे यूज किया यहां पर. बट अगर बहुत ही सीरियस मैटर है जहां पे कोर्ट को लगता है कि इट वुड बी प्रूडेंट टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द काउंसिल्स, तो वो असिस्टेंस ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन. अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लाइक सपोज अगर 30-40 क्वेश्चन है, तो अगर 30-40 क्वेश्चन वो एक्यूज से पूछेंगे तो क्या होगा, दिस विल अननेसेसरी कॉज डिले एंड वुड वेस्ट द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट. तो इट्स बेटर कि उस सिचुएशन में हम क्या करें, जो ऑपोजिट पार्टी जो डिफेंस काउंसिल है उनको एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए अलाउ कर दें. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सेक्शन 351 आपको पूरा समझ में आ गया. एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, देन केस लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ 351 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि किसी भी हर एक इंक्वायरी और ट्रायल में हमें एक्यूज को इनेबल करना है कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके सर्कमस्टेंसेस को जो उसके अगेंस्ट में दिख रहे हैं इन द एविडेंस. ठीक है, अब यहां पर कोर्ट या तो ये कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस बाय पुटिंग क्वेश्चन, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस इट इज मैंडेटरी अपॉन द कोर्ट टू पुट क्वेश्चंस टू द एक्यूज्ड. सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि हमें एक्यूज्ड को ओथ एडमिनिस्टर नहीं करवाना है
बिफोर कंडक्टिंग इज एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 351। क्लॉज 3 क्या कहता है कि एक्यूज्ड अगर कोई भी झूठा जवाब देता है, कोई भी फॉल्स एविडेंस देता है 351 के अंदर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट। क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो पर्टिकुलर आंसर्स एक्यूज्ड उन क्वेश्चंस का दे रहा है उनको सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंक्वायरी और ट्रायल में एज ए कंसिडरेशन लेना है, मतलब कि उसको यूज करना है ईदर टू फिल द गैप ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टू वाइडन द गैप ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, अगर फिल हो गया गैप तो एक्यूज्ड कन्विक्ट हो जाएगा, अगर वाइडन हो गया तो एक्यूज्ड एक्विट हो जाएगा। क्लॉज 5, हाँ, साथ ही साथ क्लॉज 4 में क्या कहता है कि ये स्टेटमेंट जो एक्यूज रिकॉर्ड करवा रहा है 351 के अंदर, ये स्टेटमेंट as a previous statement of the accused can be used in any other inquiry or trial। ठीक है, क्लॉज 5 यहां पर क्या कहता है कि कोर्ट जो है वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने के लिए डिफेंस काउंसिल और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की हेल्प ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट डायलॉग करने के बजाय जो डिफेंस काउंसिल है उनको बोल दे कि आप एक रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए अगेंस्ट द क्वेश्चंस, दैट वुड बी सफिशिएंट अंडर सेक्शन 351। इज दैट क्लियर? ठीक है, okay, so this was the scheme of section 313. Now we will try to understand that what are the differences between section 313 CRPC and section 168 BSA। मैंने आपको वैसे तो समझा दिया है बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके इसको कवर करते हैं कि क्या क्या यहां पर इनके बीच में डिफरेंसेस है। ठीक है, यस, ओके। नाउ पहला है सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी इज मैंडेटरी इन नेचर, हाउएवर दिस इज डिस्क्रिशनरी। सेक्शन 168 की पावर जो कोर्ट को हमने दी है वो डिस्क्रिशनरी है। 351 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो हमने कोर्ट को पावर दी है दैट इज मैंडेटरी टू एक्सरसाइज्ड। ठीक है, यहां पर द क्वेश्चन कैन ओनली बी पुट to the accused and here the question can be put to any person। ठीक है, now here the questions will be put only upon relevant facts duly proved। ठीक है, either any question whether relevant or irrelevant। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना कि 168 के अंदर जज साहब एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड एनी फॉर्म का मतलब यहां पर ये है कि वो रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों ही सवाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो क्रॉस एग्जामिनेशन। हमने ये पढ़ा था कि 351 के अंदर हम ओथ एडमिनिस्टर नहीं करते, इसलिए हम क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट भी नहीं देंगे। यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है बट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इधर हेल्प ऑफ लॉयर्स कैन बी टेकन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 351 सबसेक्शन 5। हियर नो हेल्प फ्रॉम द लॉयर्स विल बी टेकन। ठीक है, ओके। इधर प्रोटेक्शन फ्रॉम गिविंग फॉल्स आंसर्स है कि नहीं, हमने ये पढ़ा था ना सबसेक्शन 3 के अंदर कि अगर कोई भी गलत जवाब एक्यूज देता है, कोई भी झूठा जवाब देता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन दैट फॉल्स आंसर। बट यहां पर प्रोटेक्शन नहीं है, यहां पर आपको जवाब देना है और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा सकता है। इतना आप समझ गए ना? और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन the circumstances against the accused। एंड यहां पर क्वेश्चंस किस नेचर के होंगे? टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको मंदिर वाला एग्जांपल दिया था, अब उस बंदे ने बोला कि मैं मंदिर के पास खड़ा था। ठीक है, तो जज साहब उससे सवाल कर सकते कि कौन सा मंदिर। अब अगर उसको यही नहीं पता कि वो कौन से मंदिर के पास खड़ा था, या फिर उसको वो लोकेशन ही नहीं पता जहाँ पे मंदिर सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो वो पर्टिकुलर एविडेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जज साहब 168 की पावर को यूज कर सकते हैं टू ऑब्टेन
प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। वो रेलेवेंट फैक्ट जो प्रूफ कर रहे हो आप, ठीक है, वो लाइक वो झूठ में प्रूफ तो नहीं कर रहे हो ना, लाइक आप वहां पे सच्ची टेस्टिमनी दे रहे हो कि नहीं, इसके लिए ही कैन आस्क क्वेश्चंस। बट 351 के अंदर हम एक्यूज को इनेबल करते हैं कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके द सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। ओके, सो दीज आर सफिशिएंट। If you've been asked कि what is the difference between section 168 BSA and 313 CRP 351 BNSS, तो आप इतने पॉइंट्स भी अगर लिख दो तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता है मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ इन प्रोविजंस में, अभी आपको पता नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 348, 351 एंड 168 BSA ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है। सो 351 की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस लॉस। पहला केस है आपका मोहन सिंह वर्सेस प्रेम सिंह, 2002 सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे केस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, इसलिए सारे केस लॉज मैं आपके लेके आया हूँ, ठीक है। वेन एवर द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स सर्टेन एविडेंसेस एंड इट इज फाउंड दैट द चेन इज नॉट कंप्लीट एंड देयर इज स्टिल सम गैप, then the statement of section 313 CRPC will either go on to fill the gap and get the accused convicted for it, or this is or it will widen the gap so as to get the accused acquitted. The statement of section 313 CRPC is not a substantive piece of evidence in that trial, rather it is only to indicate towards the guilt or innocence of the accused. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि 313 का जो स्टेटमेंट है, it would what it can do, it can either increase the gap of circumstantial evidence and get the accused acquitted, or it can decrease or fill the gap of circumstantial evidence and get the accused convicted, ठीक है। जो 313 का स्टेटमेंट है, it is not a substantive piece of evidence, rather it is an indicative or make weight evidence, ठीक है। ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, it is not a substantive piece of evidence। नेक्स्ट केस है विष्णु प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, 2007 सुप्रीम कोर्ट। The question raised before the Supreme Court in this case was whether the judicial confession which was admitted in the examination of section 313 CRPC can be the sole basis of conviction. अब क्या हुआ कि 313, अब देखिए 313 मतलब क्या, 351 BNSS, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 313 की एग्जामिनेशन चल रही थी एंड एग्जामिनेशन में एक्यूज ने अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या अगर उसने अपना गिल्ट 313 के एग्जामिनेशन में एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बेसिस पर हम उसको कन्विक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। द कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 313 CRPC statement is not a substantive piece of evidence and therefore the said confession alone cannot be the sole basis of conviction, rather other corroborating evidences are required. This implies that section 313 statement is not sufficient for conviction. तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जो 313 CRPC का स्टेटमेंट है एक्यूज्ड का, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, रादर इट इज एन इंडिकेटिव एविडेंस, ठीक है। वहां पे अगर एक्यूज ने एडमिट कर भी लिया है अपना गिल्ट, तब भी आपको अदर कोरॉबरेटिंग एविडेंसेस के थ्रू उसका गिल्ट प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर 313 के अंदर आपने एग्री कर लिया है इस रिगार्डिंग कि आपने वो ऑफेंस कमिट किया है, तब भी आपका कन्विक्शन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस प्रोसिक्यूशन आपके केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना कर दे। नेक्स्ट, Darshan Singh versus State of Punjab, 2024 Supreme Court. It was held that it is trite law that the statement recorded in the section 313 CRPC cannot form the sole basis of conviction. It was also held that if a particular defense was not taken by the accused in the examination of section 313 CRPC, then nothing will stop him later on a defense stage to take that defense. अब मान लो 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहां पर लाइक क्या है, एक्यूज तो वही बातें बोलेगा ना जो उसके फेवर में होंगी, है कि नहीं। अब सपोज उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो उसके फेवर में थी ड्यूरिंग द 313 स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब डिफेंस एविडेंस का स्टेज आएगा तो हम उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एविडेंस देने से रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो वहां पर भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेज कर सकता है। नेक्स्ट है Latu Mehta versus State of Bihar, 2008 Supreme Court. Here, the Supreme Court had relied upon the case of Shivaji Sahab Rao Bobde versus State of Maharashtra, 1973 Supreme Court. अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिवाजी साहब राव बोबडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे रिलाई किया था, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको थोड़ा और एक्सटेंड करके इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आइए देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है 313 के रिगार्डिंग। Section 313 CRPC has been created in the interest of natural justice for the accused. हमने ये पढ़ा ना कि 351 के अंदर हम accused को एक राइट दे रहे हैं कि वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके the circumstances appearing against him in the evidence. तो यहाँ पर ये
उसके फेवर में क्रिएट किया गया ये पर्टिकुलर प्रोविजन। सेकेंड, 313 CRPC, सेक्शन 313 CRPC, the court shall ask effective and proper questions from the accused in order to enable him to give effective and proper answers. आगे, in section 313 subsection 1 clause A CRPC is discretionary, whereas 313 subsection 1 clause B CRPC is mandatory. इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं मेरे को, ये सब आपको पता है. If the examination of section 313 subsection 1 clause B has not been conducted, then the proceeding per se will not vitiate. Rather, the goal has to examine ये होगा द गोल. Rather, the goal has to examine under section 465 CRPC that whether justice has failed with respect to the accused or not. If yes, then the proceeding will vitiate, and if no, then the proceeding will be valid. This is your section 511 BNSS. तो जो भी बातें मैंने आपको सेक्शन 313 रेड विद सेक्शन करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 351 BNSS जो आपको बताएंगे, वो सारी की सारी चीजें मैंने केस लॉस से ही उठाई हैं. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा केस लॉस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. नेक्स्ट है KR मुखर्जी वर्सेस मैग्मा लीजिंग लिमिटेड 2008 सुप्रीम कोर्ट. हियर अगेन रिलायंस वाज प्लेस्ड ऑन विभूति भूषण दास गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1969 सुप्रीम कोर्ट. आइए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है. सेक्शन 313 CRPC is only about the personal examination of the accused and not about the examination of the lawyers. मतलब कि यहाँ पर जो भी सवाल जवाब किए जाएंगे वो सिर्फ accused से किए जाएंगे, लॉयर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना उनसे कोई सवाल किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका in a summons case if the personal appearance has been dispensed then the personal examination of the accused can also be dispensed with. But in any other case, if the personal attendance has been dispensed, the personal examination cannot be dispensed. मतलब मान लो समन्स केस के बजाय वारंट केस या सेशंस केस है और वहां पर आपने एक्यूज की पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस किया अंडर सेक्शन 228 BNSS, तो उस सिचुएशन में आप 351 की एग्जामिनेशन को डिस्पेंस नहीं कर सकते, आपको एक्यूज को बुला के 351 की एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी. ठीक है. थर्ड, इवन इफ द कोर्ट डज नॉट डिस्पेंस with the personal attendance, the accused may file an affidavit stating why he cannot appear for personal examination and should also state that he would not be prejudiced by the same and will not make a complaint about the same. In such a case, the court may issue a set of questions through the advocate and get the written reply filed. अब मान लो accused जो है वो खुद ही personal examination के टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर देगा एंड बोल देगा कि देखो मैं एग्जामिनेशन के टाइम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं करवा सकता. ठीक है, एंड फ्यूचर में मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करूंगा कि मेरा एग्जामिनेशन नहीं हुआ था. अब देखो इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुद एक्यूज मना कर रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट 351 जो है वो एक्यूज के फेवर में ही क्रिएट किया गया है. तो अगर वो खुद ही अपने राइट को छोड़ रहा है तो यहां पर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं होगी. इन सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट जो है वो क्वेश्चन बना के वकील को दे देगा और वकील जो है वो उसका आंसर एक रिटन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में फाइल कर देगा. नेक्स्ट है अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट. इट वाज हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 313 सबसेक्शन 5 CRPC, जहां पर कोर्ट जो है वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने के लिए काउंसिल्स का सपोर्ट ले सकता है और लाइक रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए अलाउ कर सकता है. ये उस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात कर रहा है. It was held that under section 313 subsection 5 CRPC, the court is entitled to secure the assistance of the public prosecutor and the defense counsel to frame questions to be put to the accused under section 313 CRPC. A public prosecutor has to play an important role in ensuring that the trial is conducted in an effective and fair manner in accordance with the law. It is the duty of the public prosecutor to invite the attention of the court to all the incriminating circumstances available against the accused. Further, the public prosecutor has to be present when the court conducts examination under section 313 CRPC. ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनकी असिस्टेंस लेना बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन होगा, बिकॉज वो कोर्ट को प्रॉपरली बता पाएंगे कि आपको क्या क्या सवाल करना है जो कि एक्यूज्ड के इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट कोर्ट ने यह भी बोला कि 313 के एग्जामिनेशन के टाइम पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में प्रेजेंट रहे. ठीक है, नेक्स्ट प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट. Section 313 subsection 1 clause B CRPC is a valuable safeguard in the trial process for the accused to establish his innocence. ठीक है,
क्योंकि बाद में एक्यूज अपने एग्जामिनेशन को यूज कर सकता है ना फॉर वाइडनिंग द गैप ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. नेक्स्ट, Section 313 CRPC is intended to ensure a direct dialogue between the accused and the court. It puts a duty on the court to question the accused on the circumstances appearing against him. Clause 3. Accused may not admit his involvement or may flatly deny whatever questions have been put to him by the court. Next, the accused may even admit his incriminating circumstances adduced against him. ठीक है, एक्यूज चाहे तो सारे सवालों का जवाब नहीं भी दे सकता है, और एक्यूज अगर चाहे तो इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस का जवाब एफर्मेशन में भी दे सकता है कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है. आगे, द एक्यूज कैन मेक अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी. इसलिए हमने पढ़ा था ना कि हम ओथ एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार ओथ एडमिनिस्टर कर दिया गया तो क्या होगा, एक्यूज का स्टेटमेंट जो है वो एविडेंस बन जाएगा, और अगर वो एविडेंस बन रहा है तो यहाँ पे हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑपोजिट पार्टी को राइट देना पड़ेगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का. Sixth, the explanation that an accused may give cannot be considered in isolation, but has to be considered in conjunction with the evidences proved by the prosecution, and no conviction can be based solely on the basis of section 313 CRPC statement. ठीक है, फिर से पढ़ते. The explanation that an accused may give cannot be considered in isolation, but has to be considered in conjunction with the evidences proved by the prosecution, and no conviction can be based solely on the basis of section 313 CRPC statement. मतलब इन statements को isolation में हमें नहीं समझना है, इन्हें हमें connect करना है with other relevant facts. ठीक है, and no conviction can be based upon the statement of section 313 CRPC solely. Seventh, the statements of the accused in section 313 CRPC is not considered to be an evidence under section 3 of Indian Evidence Act or section 2 clause E of BSA. Yet the answers given are relevant. ये R होगा, wait. Are relevant to indicate the truth of the prosecution case. ठीक है, देखिए जो ये स्टेटमेंट एक्यूज 351 के अंदर दे रहा है ये एविडेंस नहीं है अंडर द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ बीएसए, जो कि एविडेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. ठीक है, तो यहां पर ये एविडेंस नहीं है, बट स्टिल जो आंसर्स एक्यूज दे रहा है इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटिव एविडेंस. एट्थ, द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड कैन नॉट बी डाइसेक्टेड एंड द इंटायर स्टेटमेंट दैट इज एक्सकल्पेटरी एंड इनकल्पेटरी पार्ट टू बी रेड टुगेदर. अब मान लो, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सकल्पेटरी जहां पे आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे कि आप किसी और के ऊपर लायबिलिटी को शो कर रहे हो, और एक होता है इनकल्पेटरी जहां पर आपके स्टेटमेंट से जो लायबिलिटी होती है वो आपके ऊपर आ रही है. जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं ये एविडेंस होते हैं, और जो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होते हैं ये एविडेंस नहीं होते हैं. मैं आपको इतना बता दे रहा हूं सभी के लिए. ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो एक्यूज्ड ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि इनकल्पेटरी भी लग रहा है और एक्सकल्पेटरी भी लग रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा. ठीक है, उस सिचुएशन में हमें डाइसेक्ट नहीं करना है, मतलब हमें दोनों ही जो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी पार्ट है उनको अलग नहीं करना है, रैदर उनको एक साथ पढ़ना है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज कैन नॉट बी डाइसेक्टेड एंड द इंटायर स्टेटमेंट दैट इज एक्सकल्पेटरी एंड इनकल्पेटरी पार्ट टू बी रेड टुगेदर. द एक्सकल्पेटरी पार्ट कैन नॉट बी पर से रिजेक्टेड. ठीक है, एक्सकल्पेटरी पार्ट को हमें पर से रिजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ हम इनकल्पेटरी पार्ट पे रिलाई नहीं करेंगे और एक्यूज को हम वहां पर गिल्टी नहीं साबित कर देंगे. ठीक है, हमें दोनों पर बराबर रिलाई करना है, इनकल्पेटरी पर भी और एक्सकल्पेटरी पे भी. नेक्स्ट, इफ द एक्यूज टेक्स अ डिफेंस एंड ऑफर्स any alternative version of events or interpretation, the court has to carefully analyze and consider his statements. Next, any failure to consider the accused explanation may vitiate the trial or endangers the conviction. Next, once a written statement is filed by the accused under section 313 subsection 5 CRPC, such statement must be treated as a part of the accused statement under section 313 CRPC. मतलब जो 313 क्लॉज 5 का जो यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट हम फाइल कर रहे हैं इसको हम क्या समझेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये एक डायरेक्ट डायलॉग है बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 सबसेक्शन 1. ठीक है, नेक्स्ट, मोहन सिंह वर्सेस प्रेम सिंह 2002 सुप्रीम कोर्ट. सेक्शन 313 सीआरपीसी स्टेटमेंट, एक्यूज्ड मे मेक, एक सेकेंड वेट, यहां पर होगा आपका इन सेक्शन 313 सीआरपीसी, इन सेक्शन 313 सीआरपीसी स्टेटमेंट एक्यूज्ड may make some exculpatory statements and also some inculpatory statement. How will such a statement be examined?
The court held that firstly it is to be examined whether the exculpatory parts and inculpatory parts are severable or not. अगर मान लो accused ने ऐसा statement दिया है जहां पे exculpatory और inculpatory दोनों ही parts हैं, तो कोर्ट पहले क्या चेक करेगा कि exculpatory और inculpatory part को हम लोग अलग कर सकते हैं कि नहीं. If yes, then if the exculpatory part is found to be against other circumstantial evidences, then it will be rejected. तो अगर मान लो इसको अलग कर पाते हैं और जो exculpatory part है वो बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अगेंस्ट आ रहा है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ध्यान समझिए, उसने किसी और के ऊपर लायबिलिटी दिखाई है, ठीक है, और जब हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ने का प्रयास किया विद अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो हमें पता चला कि ये दोनों इन कॉन्सोनेंस नहीं है, ठीक है, तो हम एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे. द कोर्ट विल रिलाई अपॉन ओनली इनकल्पेटरी पार्ट्स इन दिस सिचुएशन. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट पर ही रिलाई करेंगे. देखिए मेरी बात को ध्यान समझिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है. अब एक्यूज ने इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों ही स्टेटमेंट दिए हैं अपने सेक्शन 351 के एग्जामिनेशन में. ठीक है, नाउ अब यहां पर अगर ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं मतलब उसके 351 के एग्जामिनेशन में अगर इनको हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डाइसेक्ट नहीं कर सकते मतलब अलग नहीं कर सकते, तो ऑल टुगेदर हम इसको यूज नहीं करेंगे एक्यूज के अगेंस्ट में. बट अगर इसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है जो कि शो कर रहा है किसी और की तरफ में लायबिलिटी, क्या ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के फेवर में है या फिर ये इसके अगेंस्ट में है. अगर ये इसके अगेंस्ट में हुआ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूफ कर दिया गया है. तो आप कोई झूठी कहानी बना के बोल रहे हो और किसी और पे लायबिलिटी डाल रहे हो तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. बट अगर ये इनके फेवर में जा रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, हाँ हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. देन आफ्टर दैट क्या होगा, तो उसके बाद जो इनकल्पेटरी पार्ट बचेगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इस पे रिलाई करेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी पार्ट दोनों साथ में है तो हम पहले ये चेक करेंगे कि एक्सकल्पेटरी पार्ट जो है वो कहीं अगेंस्ट में तो नहीं है ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ड्यूली प्रूव्ड के. अगर अगेंस्ट में होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे एंड इनकल्पेटरी पार्ट पर रिलाई करेंगे. और अगर उसके फेवर में होगा तो हम एक्सकल्पेटरी पार्ट पर रिलाई करेंगे और इनकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे. However, if the exculpatory and inculpatory part are not severable, then the entire statement be rejected. ठीक है, नेक्स्ट है नरेश कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024 सुप्रीम कोर्ट. द कोर्ट हेल्ड दैट the non-questioning of the accused on the incriminating circumstances and depriving him of an opportunity to explain such incriminating circumstances will vitiate the trial if a material prejudice or miscarriage of justice is caused to the accused. ठीक है, अगर मान लो आपने 351 का एग्जामिनेशन नहीं किया और आप सेक्शन 465 सीआरपीसी या फिर सेक्शन 511 बीएनएसएस के अंदर गए एंड यू फाउंड इट दैट देयर इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अकर्ड, तो आप क्या करोगे, वहां पर पूरे ट्रायल को विशिएट कर दोगे. नेक्स्ट है इंदिरा कुंवर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2023 सुप्रीम कोर्ट. The object evident from section 313 CRPC itself is to enable the accused himself or herself to explain the circumstances himself or herself. ठीक है, next, the intent is to establish a dialogue between the court and the accused. This process aids the accused and also helps the court to arrive at a conclusion. Third, the process enshrined is not a matter of procedural formality. It is based upon the principle of नेचुरल जस्टिस दैट इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. यहां पर जो ये 313 का प्रोसीजर है ये कोई प्रोसीजर फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको एक प्रोसीजर की तरह इसको फॉलो करना है. रैदर ये एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है दैट इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, दैट इज टू हियर द अदर साइड. ठीक है, जो दोनों पार्टीज है उनके पास राइट है कि उनको आप सुनो, उनके भी ऑब्जेक्शंस को, उनके भी ओपिनियन को सुनो. फोर्थ, द अल्टीमेट टेस्ट व्हेन कंसर्न्ड विद द compliance of section 313 CRPC is to inquire and ensure that the accused get a fair chance to say his piece. Is that clear? तो आई होप आपको ये सारे जजमेंट समझ में आ गए होंगे, आपको 313 पूरा समझ में आ गया होगा और इसका और 168 में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा. तो 313 बेसिकली क्या है, इट इज अ डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड. ये जो डायरेक्ट डायलॉग होता है ये ओथ पे नहीं होता है और इस पर्टिकुलर डायरेक्ट डायलॉग की जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो होती है इंडिकेटिव, नॉट सब्सटेंटिव. ठीक है, ओनली इन दैट ट्रायल. बट किसी और ट्रायल में हम उसको एज ए प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज यूज करेंगे एंड उसको एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का नाम दे देंगे और वो एविडेंस एक्यूज अपने फेवर में भी यूज कर सकता है और ऑपोजिट पार्टी उस एविडेंस को एक्यूज के अगेंस्ट भी यूज कर सकती है. इज दैट क्लियर? उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो कोर्ट है वो
काउंसिल्स का सपोर्ट ले सकता है फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, और अगर मान लो मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसके पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो काउंसिल को डायरेक्ट कर सकता है कि आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दो अगेंस्ट द क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा। आप इसके और 168 के रिलेशन को समझ लिए होंगे, इसके डिफरेंसेस को समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, जितने सेक्शंस हैं इसके रिलेटेड, and thereafter we will move towards the relevant facts. Is that clear? So thank you so much. I'll meet you in the next lecture.